हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 1919 का अधिनियम चल रहा था और उसमें भी द्वैध शासन को हम डिस्कस कर रहे थे। द्वैध शासन या द्वैध शासन प्रणाली क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, कैसे इसका क्रियान्वयन होता है राज्य में, प्रांतों में। लेकिन द्वैध शासन क्यों सफल नहीं हो सका और 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्त कर दी गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस द्वैध शासन के असफलता के क्या कारण थे, इसको हमने डिस्कस किया था। जैसे द्वैध शासन की असफलता के कारणों में हम कुछ इसके अंतर्निहित दोषों को मानते हैं, है ना, सिद्धांततः जो इसके दोष थे। कुछ इसकी बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं कि कौन सी ऐसी बाहरी परिस्थितियां थी जिसके कारण भी द्वैध शासन असफल रहा। द्वैध शासन की योजना में अंतर्निहित दोषों में, जिसमें सिद्धांततः ये दोषपूर्ण था, विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन किया गया था, गवर्नर की शक्तियों असीमित रखी गई थी, है ना, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं थी, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव था और विधान परिषदों का जो संगठन था वो दोषपूर्ण था। तो इस प्रकार अपने आप में सैद्धांतिक रूप से ये द्वैध शासन जो है वो सफल नहीं हो सका, या इसकी असफलता के लिए बहुत सारे कारण रहे हैं जिम्मेदार। लेकिन साथ ही इसकी असफलता के मूल कारण तो थे ही जो इसमें अंतर्निहित थे। कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियां भी थी जिन्होंने इसकी असफलता में योगदान दिया, या योग दिया अपन ये कह सकते हैं। इसमें कहा जा सकता है, कि हम ये कह सकते हैं कि आरंभ से ही सुधारों को उचित वातावरण प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पर जोर देने और अमृतसर दुर्घटना जैसी अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों से भारतीय मस्तिष्क में दुर्भावना और कटुता उत्पन्न हो गई थी अंग्रेजों के प्रति, और इस वातावरण में इस तरह की नवीन सुधार योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो ही नहीं सकती थी, है ना। तो अगर हम बाहरी परिस्थितियों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द्वैध शासन का जन्म ही गलत नक्षत्रों में हुआ था, बुरे नक्षत्र में हुआ था, या एक गलत टाइम पे हुआ था, क्योंकि देश का जो राजनीतिक वातावरण था वो उसके परीक्षण के लिए ठीक नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव था। तो ऐसी परिस्थितियों में द्वैध शासन की सफलता की आशा किए जाना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि ये सुधार केवल एक अंतरकालीन प्रबंध हैं। इस कारण भी शासन का भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और गंभीर रुख नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं कि वातावरण, मतलब अगर हम गलत समय पे सही चीज़ भी करते हैं, सही काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। तो जब द्वैध शासन की हम बात करते हैं, तो जब द्वैध शासन लागू किया गया था उस समय देश का वातावरण, राजनीतिक वातावरण या माहौल सही नहीं था। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम देखें तो देश की आर्थिक दुर्दशा और मेनस्टन पंचाट, ये दो ऐसे कारण थे जिसने भी इसकी असफलता में, हम ये कह सकते हैं, कम योगदान नहीं किया था। 1920 में एक तो वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक से नहीं हुई थी और भारतीय बाजारों में मंदी आ गई। इन सब बातों से पहले से ही दुखी भारतीयों के दुर्भाग्य में और एक वृद्धि हुई, और इसी समय मेनस्टन पंचाट आया। इसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा, मतलब मेनस्टन पंचाट क्या था कि एक तो फसल बर्बाद हो गई किसानों की, दूसरी तरफ मेनस्टन पंचाट के द्वारा
खराब स्थिति, प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक रूप में नहीं अपना सकी। एक तो वैसे ही गरीब किसानों की फसलें बर्बाद होने से स्थिति दयनीय थी। दूसरी बात क्या थी कि प्रांतों को केंद्र को अनुदान दिया जाना था, तो वो वित्त कहाँ से आएगा। तो इस तरह की जो वित्तीय संकट जो था वो भी इसकी असफलता में कारण रहा था। तीसरा इसमें पॉइंट ले सकते हैं कांग्रेस और लीग का असहयोग। द्वैध शासन की असफलता बहुत अधिक सीमा तक कांग्रेस और लीग के असहयोगात्मक रुख के कारण भी हुई थी। द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि भारतीय सुधारों पर नहीं वरन देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। बाद में स्वराज्यवादियों के द्वारा सुधार योजना के प्रति प्रत्यक्षतः बाधक नीति भी अपना ली गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वराज्यवादियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा और लीग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग द्वैध शासन में नहीं दिया गया था, इसलिए भी द्वैध शासन सफल नहीं हो पाया था। चौथी इसकी असफलता का कारण है नौकरशाही का दृष्टिकोण। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैध शासन की असफलता का कारण बना। उन्होंने सुधारों के प्रति उस भावना से कार्य नहीं किया जिस भावना से उनके द्वारा कार्य किए जाना चाहिए था। वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी पूर्वक कार्य करना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से नौकरशाही भी का दृष्टिकोण जो था वो भी शासन के प्रति सही नहीं था। ये भी इसकी दुर्दशा का एक कारण बना। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का जो परिवर्तित दृष्टिकोण था उसने भी द्वैध शासन की असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जब तक मॉन्टेस्क्यू ब्रिटिश भारत में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक था। लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने पर जब इस पद पर अनुदार दल के एक सदस्य आ गए तो उन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण पहले की तुलना में बदल गया था। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक नहीं वरन कम से कम स्वशासन ही भारत को मिले। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण था वो सही नहीं था अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति। तो भारत सरकार ने विधानमंडल की इच्छाओं की अवहेलना करना शुरू कर दी और इसीलिए सर तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिए थे। तो इस प्रकार द्वैध शासन की असफलता का कारण न केवल उनकी आंतरिक दोष में था वरन कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी। इन सबके लिए ब्रिटिश सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। प्रोफेसर कूपलैंड ने भी स्वीकार किया है कि द्वैध शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं रहा। यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। इसलिए द्वैध शासन पूर्णतः उतना सफल नहीं रहा जितना कि इसको होना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक विकास की दिशा में एक कदम तो ये था ही, तो इसका अपना उपयोगिता और महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इसी बात को, इन्हीं बिंदुओं को, इसके महत्व के बिंदुओं को, द्वैध शासन की कुछ उपयोगिता के बिंदुओं को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।